बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और आपको कुछ इसके मेथड्स भी बताएंगे जिसके थ्रू इन्वेंट्री वैल्यूएशंस जो है उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है आपकी इन्वेंट्री की। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपने चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये कह रहा है जैसे स्टूडेंट, व्हाट इज़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एक चीज़ तो स्टूडेंट इससे कंफर्म है, जो उसने कहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी वो इन्वेंट्री की वैल्यू की बात कर रहा है। ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि उसमें हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि उस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन होगी। अभी हम मज़ीद उसके जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लेरिफाई हो जाएगा। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस इन अकाउंटिंग दैट बिजनेस यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री स्टॉक व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग देयर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसमें स्टूडेंट ये कह रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये जो कह रहा है बात एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। किसका ये ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस, अब जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, जैसे बिजनेस यूजेस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें ये बात कह रहा है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें ये जो बिज़नेस यूज़ करते हैं और इसमें जो बिज़नेस इसको यूज़ करता है और इसमें डिटरमाइन करता है, क्या चीज़ डिटरमाइन करता है, उस अनसोल्ड इन्वेंट्री जो होती है, अनसोल्ड इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री का दूसरा नाम, दूसरे टर्म में मर्चेंडाइज भी कहा जाता है, इसी का नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंट टर्म्स हैं इनमें, स्टॉक भी कहते हैं इसको, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कहते हैं इसको, इन्वेंट्री, ये एक ही चीज़ के 3-4 टर्म्स में इसके नाम है। और किस चीज़ की वैल्यूएशन, अनसोल्ड इन्वेंट्री की। और ये डिटरमाइन कब की जाती है इसकी वैल्यूएशन, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर रही होती है, बना रही होती है उस पीरियड की, तो उसके लिए ये वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे पढ़ते हैं, आगे समझाते हैं आपको। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री स्टॉक इज़ एन एसेट दैट मस्ट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू इन ऑर्डर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसने की, वो ये कह रहा है कि जो यहाँ से है ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगी एसेट की। ठीक है, ये एसेट होता है एक्चुअली, इसका करंट एसेट जिसको कहा जाता है। ये करंट एसेट कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ये आपके बैलेंस शीट में करंट एसेट के वाले पोर्शन में जाके नीचे इन्वेंट्री करके प्रेजेंट हो रहा होता है। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री स्टॉक इन एसेट मस्ट, उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो मॉनेटरी वैल्यू में उसको वहाँ पे डिफाइन किया जाता है बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट में। ये बात कर रहा है। ये जैसे स्टॉक वैल्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री स्टॉक व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग देयर फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री स्टॉक इज़ एन एसेट। ये भी वही बात करें, एसेट मस्ट हैव मॉनेटरी वैल्यू। जाहिर सी बात है, क्वांटिटी बेस पे बात नहीं होती, मॉनेटरी वैल्यू बेस पे बात होती है, जब भी तो वैल्यूएशन की बात कर रहा है वो। ठीक है स्टूडेंट, मॉनेटरी वैल्यू होती है, और ये जो मॉनेटरी वैल्यू इन, और ये किस में रिकॉर्ड होती है, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में किस जगह जाके, एसेट के हेड में रिकॉर्ड होती है, एसेट के हेड में करंट एसेट में जाके इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे ये बात कर रहा है योर इन्वेंट्री टर्नओवर ratio can be calculated using this value which can be help you plan your purchasing decision। एक ये बात ये कह रहा है स्टूडेंट, जो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन आएगी, जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब उस वैल्यू को एक तो वो रिप्रेजेंट होगी किस में, बैलेंस शीट में करंट एसेट में जाके। दूसरा एक और यूज़ भी होगा उसका, और यूज़ ये होगा, फिर इन्वेंट्री के रेशियोज़ होते हैं डिफरेंट, हम आगे जाके आपको रेशियोज़ के भी वर्किंग से आएंगे कि रेशियो कैसे कैलकुलेट होते हैं। इन्वेंट्री के जब रेशो निकालेंगे, उस रेशो के लिए भी हमें इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें भी ये हमें ये वैल्यू काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसमें भी यही बात कर रहे हैं। और वो रेशो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है, इससे पता चलता है कि आपके उस पीरियड में इन्वेंट्री कितनी मूव हुई,
ठीक है, कितनी मूव हुई, और उसी रेशो से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी असिस्टेंस मिलती है कि अब आपको मज़ीद कितनी परचेज़ करने की ज़रूरत है। फिर आगे परचेज़ डिसीजन उन्हीं रेशोज़ के बिहाफ पे लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो इसमें डेफिनेशन में बात ये आपको मैंने जैसे डिफ़ाइन किया कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती कैसे है, डिटरमाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, और फिर हमने कहा कि बैलेंस शीट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है करंट एसेट में जाके। अभी इसके जैसे ये बात की ना स्टूडेंट्स, जैसे ये बात कर रहा था बिजनेस यूजेस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री। अब यहाँ पे बिजनेस यूजेस की बात कर रहा ना, ये बिज़नेस क्यों कहा इसने, हर बिज़नेस अपने नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से वैल्यूएशन कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि सारे बिज़नेस एक ही मेथड को यूज़ करके अपनी इन्वेंट्री के लिए वैल्यूएशन निकाल रहे होते हैं। हर बिज़नेस, हर इंडस्ट्री अपनी अलग अलग नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी अलग अलग नेचर ऑफ बिज़नेस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की या स्टॉक की या अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। अब वो मेथड्स कौन से होते हैं, कौन से बिज़नेस पे अप्लाई होते हैं, ये हम आगे चल के अब आपको मज़ीद समझाते हैं। सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड स्टूडेंट्स वो होता है, इसको आप कह लें वेटेड एवरेज मेथड वो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं जो लिक्विड फॉर्म में जिनकी प्रोडक्ट होती है, जैसे ऑयल है, या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, गैस की सूरत में भी हो सकती है। जैसे गैस है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीज़ल है। ठीक है, और दूसरी रिलेवेंट जो लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट्स हैं या गैस फॉर्म में हैं, उसके लिए ये वेटेड एवरेज मेथड यूज़ होता है। क्यों वेटेड एवरेज मेथड इसलिए यूज़ की जाता है कि ये सारी वो प्रोडक्ट होती हैं जो काउंटेबल नहीं होती। ठीक है, इनमें ये डिटरमाइन करना काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स होता है, या काफ़ी मुश्किल काम होता है कि पहले कितना आपने लिक्विड लिया, कितनी प्रोडक्ट कितनी लीटर आई, और उसमें से कितनी यूटिलाइज़ होगी, कितनी बची हुई है। जैसे हम अक्सर दूसरी प्रोडक्ट में देख रहे होते हैं, डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि वो काउंटेबल प्रोडक्ट में, ये काउंटेबल प्रोडक्ट नहीं होती। जो प्रोडक्ट काउंटेबल नहीं होती, जाहिर सी बात है, जो उनके पास जो टैंक बने होते हैं, ठीक है, ये चाहे वो गैस के हों, डीजल के हों, पेट्रोल के हों, या दूसरे लिक्विड फॉर्म के हों, वो जितनी भी प्रोडक्ट जितनी उनको नीड होती है तो उसी में ला के उसको फिल कर दिया जाता है, और फिर वेटेड एवरेज को उस पर अप्लाई करके इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जाती है। ना कि ये इसमें ये चेक किया जाता है कि पहले जो हमने जस्ट सपोज़ के 1 मार्च को हमने 5000 लीटर परचेज़ किया था, और जो उसके बाद 2000 लीटर हमने यूज़ कर लिया, फिर हमने 5 मार्च को हमने मज़ीद परचेज़ किया। अब हम ये डिटरमाइन करेंगे 1 मार्च में कितना यूटिलाइज़ हुआ। ये डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जो लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट्स होती हैं या गैस फॉर्म में, उसमें इसलिए ये वेटेड एवरेज उस जगह अप्लाई होता है कि जिस जगह लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट्स होती हैं और गैस फॉर्म में प्रोडक्ट्स होती हैं जो काउंटेबल नहीं होती, वहाँ वेटेड एवरेज फार्मूला वो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करके अपनी स्टॉक की वैल्यूएशन कर रही होती है। फीफो मेथड स्टूडेंट्स उस जगह अप्लाई होता है। ठीक है, अब फीफो मेथड उस जगह अप्लाई होता है जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती है। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कौन सी स्टूडेंट्स होती हैं, आप ये समझ लें जो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आप उसको सेव नहीं कर सकते, जो टाइम टू टाइम अपना टेस्ट को चेंज कर देती हैं, जिसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट बेसिस पे लिखे हैं, जिसमें फ्रूट हो सकता है, जिसमें वेजिटेबल्स हो सकती हैं, जिसमें बीफ हो सकता है, जिसमें चिकन हो सकता है। ठीक है, और दूसरी रिलेवेंट प्रोडक्ट्स जो है जो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं आपको स्टॉक में रख सकते, वो क्योंकि टाइम टू टाइम वो उनका टेस्ट चेंज होता है, वो यूजेबल नहीं रहती, तो उसके लिए फीफो मेथड यूज़ किया जाता है। क्यों फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगी उसको पहले सेल आउट करोगे। क्यों, मिसाल के तौर पे फ्रूट है, फ्रूट का कोई बिज़नेस है, जो सबसे पहले फ्रूट में लूँगा जो मेरे स्टॉक में होगा उसको पहले सेल आउट करूँगा। अगर मैं नहीं करूँगा, वो फ्रूट या वो चिकन या दूसरा कोई प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगी और मेरा लॉस हो जाएगा उसमें। इसलिए फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट पेरिशेबल प्रोडक्ट पे रखा गया है, जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा यूजेबल नहीं होती। इनका मतलब एक लिमिटेड इनकी लाइफ होती है इन प्रोडक्ट की, तो उनको एक टाइम फ्रेम के अंदर ही यूटिलाइज़ कर दी, जिसमें जैसे आपको बताया फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन, बीफ। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। इनको जैसे ही आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे इनको इनकी वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स इनको कहा जाता है। लीफो मेथड में स्टूडेंट्स ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में प्रोडक्ट आई, ठीक है, उसको आपने
पहले सेल आउट करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट पहले उसको सेल आउट करना है। ये किस पे अप्लाई होता है? नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स पे। यानी ये वो इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रही होती है जो नॉर्मली हम लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं घर के लिए, या हम अक्सर मार्केट जा रहे होते हैं, ये उन प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है। वो प्रोडक्ट्स कौन सी हो सकती हैं? वो प्रोडक्ट्स कुकिंग ऑयल हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। वो प्रोडक्ट जो अक्सर हम बच्चों के लिए हम ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, जैम्स वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है, और आपके कॉफ़ी वगैरह में ये हो सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉस्मेटिक्स का, और आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और अदर दूसरे रिलेवेंट प्रोडक्ट्स जो इस कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। LIFO इसलिए क्योंकि ये सारी वो प्रोडक्ट्स होती हैं स्टूडेंट्स, इनका एक टाइम फ्रेम एज़ कम्पेयर टू पेरिशेबल प्रोडक्ट्स ज़्यादा होता है। क्यों? ये ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इनकी ये वैलिड होती है। ये मिसाल के तौर पे आप कुकिंग ऑयल लें, आप मार्केट में कुकिंग ऑयल लेने जाते हैं, आप पाउच ले लें या आप पूरा पैक ले लें, उसकी एक्सपायरी डेट होती है जो नॉर्मली 1 साल तो होती है, वरना 1 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें ये होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट में ये होता है, जो लास्ट में प्रोडक्ट हम परचेज़ करेंगे उसको पहले आप सोल आउट करना पड़ेगा। वो पहले इसलिए सोल आउट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप पहले सेल आउट नहीं करेंगे तो मे बी कि वो एक्सपायर हो जाए, ठीक है। जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में परचेज़ जो आई वो फर्स्ट में सोल्ड आउट फर्स्ट में वो होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आई पहले सोल्ड फर्स्ट वो होगी, इसलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट इन प्रोडक्ट्स पे या LIFO मेथड इन प्रोडक्ट्स पे यूज़ होता है। ये 3 कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट्स को जानते होंगे इन मेथड्स के बारे में, लेकिन इस तरह की क्लासिफिकेशन बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है कि ये मेथड्स किन एरिया पे अप्लाई होती हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ इनको यूज़ करती हैं, और कैसे नेचर प्रोडक्ट के हिसाब से ये मेथड्स अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है कि ये तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ रही होंगी, जिसमें वेटेड एवरेज, वैक भी कहते हैं, WAC, और FIFO मेथड और LIFO मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इन्हीं मेथड्स की प्रैक्टिस जो है आपको कराएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आएगा उसमें प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपको ग्राफ की सूरत में भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ साथ में आपको ग्राफ के थ्रू ये क्लेरिफाई करेंगे कि इन तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है, और साथ में आपको जब इनकी वैल्यूएशन कर रहे होंगे साथ में ये भी बताएंगे कि जब इनकी वैल्यूएशन होगी तीनों मेथड से स्टॉक में कितना डिफरेंस आता है, तीनों की क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस आता है, उसका इम्पैक्ट बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को कर दें लाइक, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।